सीनियर टीचर्स की या तो कोल्ड फायरिंग हो रही है या वो खुद सिस्टम से आउट हो रहे हैं। कुछ जो होते हैं पढ़ाते पूरा साल हैं, बट कहीं ना कहीं वो सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं, वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट और टीचर के साथ जो एक इंटरेक्शन का टाइम होता था ना, वो अब बचा ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार टीचर मना कर देता है कि यू डोंट आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम डीपीपी राइट नाउ बिकॉज मुझे सिलेबस खत्म करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो फैन फॉलोइंग पर ही चल रहे हैं, राइट, बट उनका जो रिजल्ट है उतना इम्प्रेसिव नहीं है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? जो वो कोचिंग है पर्टिकुलर, वो एक्चुअल में स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो कंपनी ओरिएंटेड है। कई जगहों पर आप देख रहे हैं ना, एजुकेशन हैज नाउ बिकम एड्यूटेनमेंट इन द ऑनलाइन सेक्टर। तो ये सही नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे के सेल्फ रियलाइजेशन के साथ करियर का चयन हो। साइकोमेट्री मीन्स मैपिंग ऑफ द माइंड। ओके, मैपिंग ऑफ द माइंड फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आप बच्चों के लिए बताइए, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा वहीं स्ट्रगल करते हैं कि बच्चों को कौन सी फील्ड या स्ट्रीम में डाला जाए। पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कैरियर चूज करने के लिए? आप समझिए, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड, मेरा IQ और मेरे पढ़ने के जो आवर्स हैं वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या बच्चे जो हैं उनको इन्हीं ट्रेंड्स को देखकर अपना कैरियर चूज करना चाहिए, या फिर ओल्ड वे में जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं, जैसे सोसाइटी बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? तो जैसे अभी बात चलिए AI एजेंट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं एजुकेशन में, तो क्या ये अफेक्ट डालेंगे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये टीम एफर्ट्स मांगते हैं। जो बच्चे इंडिया में नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और अब्रॉड में जाके सिलेक्शन ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर MBBS की जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है? ये है कि भाई इंडिया में 620 पर सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ आपका 240 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। स्किल्स नहीं सीख के आ रहे हैं तो फिर समाज सही है कि भाई ये B ग्रेड के डॉक्टर्स हैं, कि जो बच्चा एकेडमिकली अच्छा कर रहा है ना वही जीवन में अच्छा करेगा। एंड आई वॉज रॉन्ग। एंड यही एक टीचर का लर्निंग कर्व होता है। पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन पता है वो जो दर्शा रहे होते हैं ना, वो गलत तरीके से दर्शा रहे होते हैं। जैसे डांट के दर्शा दिया, टोक के दर्शा दिया, नैग करके दर्शा दिया। जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं इवन, वो करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो शॉर्ट्स वगैरह बनाने लग जाते हैं, रील्स बनाने लग जाते हैं, या फिर मेरी तरह पॉडकास्ट करने लग जाते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द एकेडमिक कंटेंट, दे नीड इमोशनल सपोर्ट। और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम कदम भी उठाए और कभी कभी कदम नहीं उठाए, लेकिन दे हैव गॉन इनटू डिप्रेशन। कुछ कोचिंग्स का माहौल ही खराब होता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि किसी को कोई कलीग अपना पसंद नहीं है, उसको देख के उसका BP चढ़ रहा है। आज की टॉकिंग ऑल्स की जो कन्वर्सेशन है वो पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों के लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि कैरियर चूज करना सिर्फ मार्क्स या प्रेशर का गेम नहीं है। इसका सबसे मेन पर्पस होता है खुद को अच्छे से जानना। आज की कन्वर्सेशन में पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि कैसे वो बच्चों का कैरियर बिगाड़ सकते हैं और कैसे उसे अच्छा बना सकते हैं। तो आज टॉकिंग ऑल्स पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अमित बालानी सर, और ये डायरेक्टर हैं माइंड स्प्राउट कैरियर हब के। 20 साल से ज्यादा इनको बच्चों को गाइड करने का एक्सपीरियंस रहा है, और उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना पाथ एज अ कैरियर काउंसलर चूज किया है, जहां पर वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। तो चलिए आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है उसे शुरू करते हैं। डॉक्टर अमित सर, आपका टॉकिंग ऑल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, प्लेजर इज ऑल माइन। आई एम थैंकफुल टू टॉकिंग ऑल्स कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला सो दैट आई कैन आउटरीच टू स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, विच इज द नीड ऑफ द आवर। जी सर। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। ओके, तो मैं अपने जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, उनको बता दूं कि सर स्पेशली लखनऊ से आए हैं टॉकिंग ऑल्स पॉडकास्ट अटेंड करने के लिए, सो दैट उनका जो विजन है, जो थॉट्स हैं, वो आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है उसको शुरू करते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो आपका ये 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसमें आपने बहुत जनरेशन्स जो हैं, बहुत सारे बच्चे
जो हैं उनको फेल होते हुए भी देखा है, आगे बढ़ते हुए भी देखा है, और साथ साथ में जो टीचर्स हैं आपने उनका भी ट्रेंड देखा है कि पहले कैसे टीचिंग की जाती थी और अब कैसे की जाती है। तो इसमें आप क्या डिफरेंस स्पेशली बताना चाहोगे कि क्या डिफरेंस आया है टीचिंग मेथड्स में? राइट, टीचिंग मेथड्स में हम ये कह सकते हैं कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले इट वाज ऑल chalk and duster kind of thing, right? Or whiteboards. Now from that we are moving to digital boards. That is one. In addition to that, the teaching nowadays has become more tech enabled. जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है वो बढ़ गया है। दूसरा जो ब्लेंडेड लर्निंग है कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी का डिजिटल कंटेंट या उसके रिकॉर्ड्स जो है बच्चे तक ऐप के थ्रू पहुंचना एक नॉर्मल हो गया है। सो दिस हाइब्रिड या ब्लेंडेड इट हैज बिकम मोर नॉर्मल। लर्निंग बाय ऑनलाइन इज बिकमिंग मोर कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड, एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स राइट नाउ दे आर जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, बट इन द कमिंग टाइम हम ये देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग टूल्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर इंटीग्रेटेड होंगे और टीचर्स को भी उनके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो जैसे सर आपने टीचर्स की बात की, तो जैसे आपको 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको भी ऐसा ही 20 प्लस या फिर 30 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो अब देखा क्या गया है कि जैसे एजुकेशंस में चेंज आ रहे हैं, एडटेक की आप बात कर रहे हो, उसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कोचिंग फील्ड को छोड़ रहे हैं या फिर उनको फोर्सफुली मतलब छोड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अगर हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जी, तो इट इज अंडरगोइंग अ ट्रांजिशन फेज, जिसमें कई बार कोचिंग ओनर्स या जो की डिसीजन मेकर्स हैं उनको लगता है कि जो सीनियर फैकल्टीज हैं दे आर बिकमिंग फाइनेंशियल बर्डन। नंबर 1, नंबर 2, द मार्केटिंग कॉस्ट आर राइजिंग, एंड थर्ड थिंग बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ एडटेक एज वी वर टॉकिंग, जो स्टूडेंट को जो फीस पे कर रहे हैं वो बहुत कम हो गई है। राइट, आप देखते हैं कि बैचेज स्टार्टेड फ्रॉम 999 जी। सो एक तरफ जहां लोग 2 लाख रुपए फीस देते थे नीट और जेई की तैयारी के, तो उसके अंदर एक बहुत रिडक्शन आया है। तो फाइनेंशियल जो कॉस्ट है सीनियर टीचर्स की वो बढ़ गई है कोचिंग पर। तो अब हो ये रहा है कि जस्ट टू इंक्रीज द मार्केटिंग बजट दे वांट टू कट थ्रू दीज पर्टिकुलर चैनल्स। सो नाउ वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग, दैट इज अ डिबेटेबल इशू, बिकॉज जैसे आपने पंचायत सीरीज में देखा था ना कि कोई सोना बेच के ईंटा खरीदता है क्या, तो अगर आप एक बैनर खरीद रहे हैं सीनियर टीचर को रिप्लेस करके तो शायद ये उतना अच्छी बात नहीं होगी। और कई बार सीनियर टीचर्स भी अपने आप को लेफ्ट आउट समझ रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्शंस हैं विद द स्टूडेंट्स उसमें भी कुछ स्ट्रेन्स दिख रहे हैं, क्योंकि अब थर्ड जनरेशन आ रही है। जो लोग 30 साल से या 25 साल से पढ़ा रहे हैं तो वो अब थर्ड जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, और जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के वो बदल चुके हैं। जैसे डांटना इज नाउ नो मोर कंसीडर्ड अ गुड थिंग। पेरेंट्स भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे को डांटें। और जो टीचर्स खुद हैं जो ये पढ़ा रहे हैं, जिनको 25 साल का 30 साल का अनुभव है, they were not just scolded, they were even beaten by the teachers for their good, not because of some violence or kind of thing. तो ये सब चीजें चेंज हैं। तो कई बार सीनियर टीचर्स को ऐसा समझा जा रहा है कि दे आर ओल्ड स्कूल, और वो नए बच्चों के साथ शायद कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर रीजन ये है, कुछ जगह पे ये भी रीजन है, और कुछ जगहों पर टेक्नोलॉजी के साथ उनका जो जुड़ाव है वो उतना सुपर फास्ट नहीं है जितना यंग टीचर्स का हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेन पॉइंट की तरह आ रहे हैं, और सीनियर टीचर्स की या तो कोल्ड फायरिंग हो रही है या वो खुद सिस्टम से आउट हो रहे हैं। तो सर इसमें इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है जिन्होंने 30 साल तक पढ़ाया हुआ है, इट मीन्स उनका पैशन है ये। तो इस चीज को वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसमें 2-3 बातें हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर एक का अपना अपना नेचर होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सीनियर टीचर्स मिलके अपना एक, बिकॉज ऐसे कहते भी हैं कि संघे शक्ति कलो युगे, मतलब कलयुग में जो है ना संगठन में शक्ति होती है। तो अगर ये अकेले अकेले रहेंगे तो शायद परेशान होंगे, बट अगर ये एक टीम बना के काम करते हैं, और टीम बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है कि वो आपको ईगो को छोड़ना होता है। राइट, जब आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं
तो टीम बनाएं, अपना खुद का कुछ सेटअप शुरू करें, और हो सकता है ये खुद इसके अंदर कुछ यंग मेंटर्स को लें, यंग टीचर्स को लें, उनको ये ट्रेन करें। ओके। और ये अपना रोल एक, जिसको हम कह सकते हैं ना कि मार्गदर्शक का रोल लें, एक जहाँ कुछ टॉपिक्स के लिए वही पढ़ाएं जो थोड़े बच्चों को भी पेन पॉइंट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉटनी की बात करें तो जैसे जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, MBI है, तो ये अगर सीनियर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बाकी चीजें जूनियर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दे हैव एक्सपर्टीज, दे हैव कमांड ओवर द कंटेंट। तो अगर उनको ये ऊर्जा बची हुई है कि नहीं हमें बच्चों के साथ करना है, तो मुझे लगता है कि they should start on their own, they should take this risk like that। तो सर जैसे आपने बात की कि उनको भी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए, तो हम उसी की बात कर लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, इवन हम ऑफलाइन की भी बात करें या स्कूल्स में भी बात करें, तो हम बहुत सारे एजुकेटर्स जो होते हैं उनके कनेक्ट में आते हैं। तो अगर मैं ही अपनी बात करूं तो मुझे आज भी याद है कि कौन से मेरे स्कूल के टाइम में फेवरेट टीचर्स हुआ करते थे। तो ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ ही सेलेक्टेड टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं पढ़ाते पूरा साल हैं, बट कहीं ना कहीं वो सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं, वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कनेक्ट नहीं करना है, दे वांट टू, बट वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या रीजन होता है, कहाँ पर वो लैक कर रहे होते हैं यहाँ पे? इसमें मैं ये मानता हूँ कि देयर आर 2 रीजंस। समटाइम्स आजकल क्या है ना कि जब से कॉर्पोरेट कोचिंग्स आई हैं, हर एक चैप्टर को, हर एक कंटेंट को इन्होंने SOP बांध दिया है कि 45 मिनट में इतना टॉपिक, 50 मिनट में इतना टॉपिक, इतने लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा। तो कई बार जो एक स्टूडेंट और टीचर के साथ जो एक इंटरेक्शन का टाइम होता था ना, वो अब बचा ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार टीचर मना कर देता है कि यू डोंट आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम DPP राइट नाउ बिकॉज मुझे सिलेबस खत्म करना है। तो ये कभी कभी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर की वजह से हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स out of package, out of some other fancy things, they are in the coaching. They don't have that genuine interest in the good of the student. तो वो भी एक कारण हो सकता है, होता है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो भी टीचर जहां भी है, चाहे प्राइमरी में और चाहे नीट की कोचिंग में, अगर वो बच्चे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेता है, इसकी शुरुआत होती है कि उसको बच्चों का नाम पता होता है। कई टीचर्स ऐसे उनको अपने बच्चे का नाम नहीं पता, तो आप सोचिए कैसे क्या उसके बारे में सोचता भी होगा। राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर इमोशनल कनेक्ट है बच्चे का और टीचर का, तो आप मान के चलिए कि आज भी बच्चे टीचर्स के लिए उतना ही रेस्पेक्ट रखते हैं जितना हमारी एज में हम रखते थे। बट यही है कि अगर हम बेफिक्र हैं, हमें सिर्फ अपने पैकेज की पड़ी है, हमें उसके फ्यूचर की नहीं पड़ी है, तो फिर बच्चा भी ये सब सिग्नल समझता है और इसलिए फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ये जो कनेक्ट है सर, तो ये कहाँ पर आपको लगता है पॉसिबिलिटी ज्यादा है होने की, जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके साथ या फिर जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को उनके साथ? देखिए, जनरली स्पीकिंग देखा जाए तो इसका जवाब ये है कि जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना उनके साथ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल कुछ नए एजुकेटर्स आ रहे हैं जिन्होंने बच्चों की दुखती रग को पकड़ लिया है। और जब वो कुछ बात करते हैं, वो बैशिंग करते हैं किसी अथॉरिटी की या किसी पर्टिकुलर बात की, तो आप देखिए वो बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। और यस, कई सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स बच्चों के कई सारे इश्यूज को इतना अच्छा कनेक्ट करते हैं और इतने अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं ना कि बच्चों के साथ उनका कनेक्ट बढ़ता है। यस, लेकिन कुछ अपवादों को हटा दें, कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ऑफलाइन में या जो जब हम फिजिकली बच्चों के साथ पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में, उसमें जो कनेक्ट होने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। राइट, एज कंपेयर टू ऑनलाइन। प्लस जब डाउट सेशंस होते हैं तब भी टीचर और बच्चे के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, कई सारे सवाल जवाब होते हैं, तो उससे एक कनेक्ट डेवलप होता है। और इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टीचर को कंटेंट का तो किंग होना ही है, लेकिन उसको बच्चे को इमोशनली भी नर्चर करना होता है और वो अनुभव के साथ आता है। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि सीनियर टीचर किसी एक बच्चे के साथ जो 2 मिनट भी देता है ना, वो 2 मिनट उस बच्चे के लिए अगले 3-4 दिन के लिए एकदम एनर्जी बूस्टर का काम करता है। जी। अगर सर हम इंडिया में कोचिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो कोचिंग सेंटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, स्कूल्स भी बहुत ज्यादा हैं। राइट। बट स्पेशली अगर हम कोचिंग्स की बात करते हैं तो उसमें लाखों बच्चे जो होते हैं वो एडमिशन लेते हैं, बट सिलेक्शन जो है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों को सिलेक्शन लेने से रोकते हैं? यस, देखिए, पहली चीज तो
इसके अंदर लेस सिलेक्शन होना, इट इज डिफॉल्ट बाय डिजाइन। मतलब ये तो बाय डिजाइन ही है, क्योंकि जो सीट्स अवेलेबल हैं और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जी, उसके अंदर जो सक्सेस का रेशियो है, मतलब जो सीट्स अवेलेबिलिटी है वो 1 to 2% ही है। तो बाय डिफॉल्ट इट इज लाइक दैट कि 95 से लेकर 98% बच्चे इसमें वो सीट नहीं पाएंगे। ओके। तो सबसे पहली चीज तो क्योंकि हम एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो कंपटीशन चाहे यूएस, यूके, यूरोप कहीं से भी आप कंपेयर कर लो, इन सब जो अच्छे लुक्रेटिव प्रोफेशनल फील्ड्स हैं उसमें कंपटीशन ज्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, कई बार बच्चा भी आउट ऑफ पीयर प्रेशर, आउट ऑफ पेरेंटल प्रेशर, आउट ऑफ सम फैंसी थिंकिंग, जैसे कहते हैं ना विशफुल थिंकिंग, इसकी वजह से वो इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, जबकि वो उसके उतना लायक है नहीं, और ये रियलाइजेशन उसको नहीं होता। तो इस वजह से कई बार क्या होता है ना कि आप देखते हैं कि एनरोलमेंट तो बहुत ज्यादा है जी, लेकिन सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट 30 से 40% तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि आपने शुरुआत की है जर्नी, लेकिन फाइनल एग्जाम तक कई बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और ये रेशियो 30 to 40% है। ओके। तो जैसे सर अभी आप बात कर रहे हो फैन फॉलोइंग की, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो फैन फॉलोइंग पर ही चल रहे हैं, राइट, बट उनका जो रिजल्ट है उतना इम्प्रेसिव नहीं है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस नहीं है, जो फैक्टर आपने बताया, क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर जो वो कोचिंग है पर्टिकुलर वो एक्चुअल में स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो कंपनी ओरिएंटेड है, या फिर जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज होकर बच्चों को कोचिंग्स में भेज रहे हैं कि आप यही पढ़ो? तो यहाँ पर कौन से फैक्टर जो है रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आते? देखिए, जो पहला फैक्टर आपने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी का कोई आइकॉन है, राइट, पर वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उससे तो आपको कोई वैल्यू डिलीवर होनी नहीं वाली है जी, नंबर एक। नंबर दो, क्या हो रहा है कि एक तरीके से कुछ इस तरीके की टैगलाइंस को यूज करके या कुछ इमोशनली कुछ ऐसी बातें करके बच्चों का, पर्टिकुलरली ये सब टीनेजर्स हैं, तो इनका ध्यान तो आकर्षित कर लिया जाता है, बट जब इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की बारी आती है ना, तो दैट इज ए टफ टास्क। और वो ये लोग नहीं कर पाते कई बार। और कई बार, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि हर जगह या हर जगह, लेकिन कई जगहों पर आप देख रहे हैं ना, एजुकेशन हैज नाउ बिकम एड्यूटेनमेंट इन द ऑनलाइन सेक्टर। मतलब वो उनको बिजी रख रहे हैं, वो उनको कुछ बातों पर उलझा रहे हैं, कुछ बातों पर कुछ अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं। 5-10% एज ए ऑफलाइन में हम लोग भी दूसरी बातों पे बात करते हैं, जोक भी क्रैक करते हैं, और कुछ इम्प्रॉम्प्टू भी कई सारी बातें होती हैं कि एक ना विट फॉलो होता है। लेकिन एक जिसको कहते हैं ना इंस्टीट्यूशनल, आपने जानबूझ के कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि कंट्रोवर्शियल भी हैं, कई बार हुक्स की तरह हैं जी। तो फिर उनसे रिजल्ट नहीं आता। इससे बच्चे कैसे बाहर आ सकते हैं? क्योंकि फैन फॉलोइंग तो ऐसा नहीं है, हुक्स में तो हम भी कभी कभी फंस जाते हैं, हम भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने लग जाते हैं, तो बच्चे तो फिर वो 19 ईयर ओल्ड किड हैं वो, तो वो कैसे इस चीज से बच सकते हैं? देखिए, यही 17, 18, 19 ईयर्स के कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सब समझ आता है। राइट, मैं आपको सच बताऊं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिखते हैं 17-18 साल के, लेकिन उनकी जो स्थिर प्रज्ञता है, उनकी जो स्टेबल माइंडेडनेस है, वो काबिले तारीफ है। उनको ये फर्क पता चलता है, लेकिन कई लोगों को ये फर्क पता नहीं चल पाता, या अब जब पता चलता है ना, तो बाय दैट टाइम दिसंबर जनवरी आ जाता है। मैं आपसे क्या कहता हूँ, जून जुलाई में पता नहीं चलता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जब कंटेंट बढ़ जाता है और अब आपको रिकॉल करना है, और जिस तरीके के सवाल क्लास में डिस्कस हुए हैं और जिस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। डेप्थ बहुत ज्यादा है। देखिए, उथली उथली बातें करेंगे ना तो कनेक्ट करना बड़ा आसान है। जैसे ही आप डीप उतरते हो ना टॉपिक में, तब वो थोड़ा मोनोटोनस होने लगता है, तब आपका फोकस भी ज्यादा चाहिए होता है, राइट। और वो जब नहीं होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन में लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार आप देखते हो कि फेलो टीचर्स तक कह देता है कि यार इसने ये बात तो की नहीं इस टॉपिक में, तो इस लेवल तक तो उतरना था। तो वो सारी चीजें है ना, बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, और समझ में आती है तो कई बार 1 साल हो जाता है। हमारे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने 1 साल ऑनलाइन पढ़ा है और अब उनको ये रियलाइज हुआ है कि सपोर्ट के रूप में ऑनलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डेप्थ पे पहुंचना है इन एग्जाम्स की, तो आपको ऑफलाइन और सीरियसली आपको तैयारी करनी होगी। ये एक पार्ट टाइम, जैसे मैं मोबाइल देखते देखते कुछ और भी कर रहा हूँ, तो ये एक सीरियस जो है एफर्ट चाहिए होता है, और सिर्फ ऑनलाइन से होना मुश्किल है।
ओके, तो जैसे सर अब आप करियर की बात कर रहे हैं तो उसी पर आ जाते हैं। तो आपको ऐसा क्यों फील हुआ कि बच्चों को करियर काउंसलिंग की भी ज़रूरत है? इसलिए ये महसूस हुआ क्योंकि पिछले 20 सालों में मैंने देखा कि कई ऐसे बच्चे जो बहुत प्रतिभावान थे, उन्होंने मेहनत में कमी नहीं की। मतलब कई बार हम खुद भी उसके अंदर अपने आप को गिल्टी मानते हैं कि इतना अच्छा बच्चा, इतना बढ़िया सिंसियरिटी के साथ करने वाला बच्चा, बट आज करियर में स्ट्रगल कर रहा है, ओके। राइट? क्योंकि जो उसकी कोर वैल्यूज थी, जो कोर उसके इंटरेस्ट थे, जो स्किल थी, वो और जो करियर का जो चयन है वो मैच नहीं हो पाया। और कई ऐसे बच्चे जिनको हमें लगता था दे आर एवरेज एंड दे आर नाउ डूइंग मच वेल। सो ये समझ में आया कि करियर प्लानिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, और जहां पर अगर आप अपनी मेहनत को इंटीग्रेट करते हो इंटेलिजेंटली तो आप बहुत आगे निकलते हो। अदरवाइज अगर आप ट्रेंड्स में फंसते हो ना, तो कई बार आपके 2-3-4 साल भी वेस्ट होते हैं और 5-10 लाख रुपए भी वेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो सर कैरियर डिसाइड करने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? पेरेंट्स का, खुद बच्चे का, सोसाइटी का, या फिर रिलेटिव्स का? देखिए, सबका एक समाज में जब इंसान रहता है ना, तो सब चीज़ों का एक पॉजिटिव जिसको कहते हैं ना इम्पैक्ट आता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आज मेरे रिलेशन में कोई डॉक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और समाज में प्रतिष्ठा भी है, पैसा भी है, राइट, समाज की सेवा भी हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। यस। क्योंकि भाई एग्जाम्पल है, अगर आपकी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट होता है तो आप भी चाहते हो कि, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं एक फोन कॉल पे, जी, तो ऑब्वियसली कि आप चाहोगे आपका बच्चा ब्यूरोक्रेट बने। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्योंकि आपका दोस्त है बिकॉज आपकी उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्किल, उसकी कैपेसिटीज क्या मैच हो रही है? तो कई बार नहीं होती है। ओके। तो वो गलत डिसीजन हो जाएगा कि दोस्त ने ले ली इंजीनियरिंग तो मैं भी लूंगा इंजीनियरिंग, गलत है। या जैसे कई बार कहते हैं ना आइकॉनिकली कि शर्मा जी का बेटा, कि शर्मा जी के बेटे ने ये लिया है तो अपन भी ये ले लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओके। या आपकी बुआ के बेटे ने ये लिया या चाचा के बच्चे ने ये लिया, तो ये सही नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे के सेल्फ रियलाइजेशन के साथ करियर का चयन हो। और इसमें जैसे हम लोग काम कर रहे हैं थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में हर क्वेश्चन एक प्रोब होता है, जिसका बच्चा जवाब देता है, और इन प्रोब से माइंड को मैप किया जाता है। तो इट बिकम्स लाइक अ मेंटल मिरर कि व्हाट यू आर, व्हाट यू रियली लाइक, व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन करियर, व्हाट इज योर करियर पर्सनैलिटी, व्हाट इज योर करियर वैल्यू। आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट है, कि हाई पेस्ड एनवायरमेंट यू लाइक। सो अकॉर्डिंगली जब करियर का चयन होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहता है। चैलेंजेस फिर भी रहेंगे, किसी भी सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं वो वाइप आउट नहीं होंगे, लेकिन आप अपने आप को ना एम्पावर्ड फील करते हो कि यार मेरा डिसीजन सही है और मैं एक दिन क्रैक कर लूंगा। ओके, जो आपने अभी बोला साइकोमेट्रिक टेस्ट, यस, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये। तो आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट्स को ये पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीज होती है कि कैरियर चूज करने में भी मदद मिल सकती है। तो इसमें ऐसा क्या होता है टेस्ट में? सबसे पहले तो मैं बता दूं, कई बार लोग ना साइको वर्ड सुन के डर भी जाते हैं। कई बार क्या है ना, बिकॉज नॉर्मली दैट कि कई बार अकेला साइको वर्ड तो अलग चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज को हमारा उसको टेस्ट करने वाले हैं। यस, तो साइकोमेट्री मींस मैपिंग ऑफ द माइंड। ओके, मैपिंग ऑफ द माइंड फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव। इसको आप एक साधारण भाषा में देखें ना, तो हम करियर सुटेबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं। ओके, एंड दिस टेस्ट एक्चुअली मैम लेट मी टेल यू कि इट इज नॉट जस्ट right kind of test for students, even the professionals, mid-career professionals, they can also go for psychometric test. They can come to know about their strengths and gaps, and what they are really good at. ये सब चीजें जब पता चलती हैं तो साइकोमेट्री से आपका एक तरीके का करियर सुटेबिलिटी होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और आपको अपने जो भी क्वालिटीज हैं और जो करियर गैप्स हैं उनका भी पता चलता है। तो ये सब जब 30-32 पेज की जो रिपोर्ट आती है, तो आपको अपने आप को भी रियलाइजेशन होता है कि हम क्या हैं, और इसके अलावा कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से डोमेन्स हमारे लिए अच्छे रहेंगे। राइट। तो जब ये सब चीजें एक दिशा में आती हैं और आप अपने करियर का चयन करते हो ना, तो सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो सर ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये क्या ऑनलाइन होता है, ऐप के थ्रू होता है? मतलब कैसे
आप इसको आगे प्रोसीड करते हो जब किसी क्लाइंट से मिलते हो तो? एक्चुअली जो इसकी बेस है क्राइटेरिया, इट इज जैसा मैंने आपको बताया कि ईच क्वेश्चन इज अ प्रोब। ओके। एंड प्रोब का मतलब होता है जांच करने का। तो हर सवाल जांच कर रहा है आपसे, आपके सामने जब सवाल रखा जाता है तो वो एक प्रोब है। और उसके अंदर 4 आंसर्स होते हैं कि यस आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, आई स्ट्रांगली लाइक इट, आई डिसलाइक इट, लाइक दैट। ओके। तो हर सवाल ना एक प्रोब की तरह होता है और इसमें अलग अलग मैट्रिसेस होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि साइकोलॉजी के जो बहुत विद्वान लोग हैं, जैसे मेयर्स एंड ब्रेग टाइप इंडिकेटर, तो मेयर एंड ब्रेग्स, सिमिलरली हॉलैंड्स रियासेक मॉडल, तो ऐसे कई सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिमाग को पढ़ा है और दिमाग के पैटर्न से समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और उन्होंने बताया है कि अगर आपका ये कोड आता है तो आप इस प्रोफेशन के लिए अच्छे हैं। अगर आपका इस तरीके का बेंट ऑफ माइंड आता है तो आप फलाने प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं जो आपको थोड़ा सा ही लगेगा कि वो लोग जो थोड़े इम्पंक्चुअल हैं जी, राइट, तो उनको लगता होगा कि यार इम्पंक्चुअलिटी तो एक लाइबिलिटी है और पंक्चुअलिटी एक क्वालिटी है। गलत माना जाता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो इम्पंक्चुअल लोग हैं, जो इम्प्रॉम्प्टू कई सारे काम करते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, इन सब के लिए दे आर These kind of people are actually required. जो एकदम रिजिड और पंक्चुअल लोग होते हैं ना, उनको आप अचानक से कहिए कि कल आपको है ना दिल्ली नहीं, आपको जो है गुड़गांव जाना है, या तो दिल्ली नहीं आपको कानपुर जाना है, वो परेशान हो जाएंगे। आप उनसे कह दिए ट्रेन से नहीं बस से जाना है, तो मतलब वो इतने रिजिड होते हैं ना कि दे बिकम डिस्टर्ब्ड। जबकि ये सब जो लोग हैं गो गेटर होते हैं। तो आप किस प्रोफेशन के लिए कौन सी क्वालिटीज है और उसी प्रोफेशन के लिए कुछ चीजें लाइबिलिटीज हो जाती हैं। तो हर तरीके का पैटर्न किसी ना किसी प्रोफेशन के लिए उपयुक्त है। अगर हम ये जान जाएं और हम अकॉर्डिंगली अपना चयन करें तो बस सोने पे सुहागा है, प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो कैरियर चूज करने में। यस। तो जैसे सर कैरियर चूज करने के लिए अगर देखा जाए एक पर्टिकुलर कौन सी स्टेज होती है? अगर हम जैसे बच्चों की बात करते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आने लग जाता है आई थिंक 10th के बाद, उनको कौन से कैरियर की तरफ जाना चाहिए। और प्रोफेशनल्स की भी हम बात करेंगे, वो बाद में करते हैं। बट सबसे पहले आप बच्चों के लिए बताइए, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज्यादा वही स्ट्रगल करते हैं कि बच्चों को कौन सी फील्ड या स्ट्रीम में डाला जाए। राइट। देखिए करियर सुटेबिलिटी टेस्ट जो है वो 6th क्लास से अवेलेबल है और ये एज अप्रोप्रिएट है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सेम टेस्ट इज बीइंग टेकन फॉर एवरीवन। फॉर 6th 7th 8th टेस्ट इज डिफरेंट, फॉर 9th 10th एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन इट इज डिफरेंट। 11th 12th में सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन ग्रेजुएशन में आगे क्या करना है तो उसके लिए टेस्ट आर डिफरेंट। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है किस में या किस डोमेन में जाना है तो उसके लिए अलग टेस्ट है। और अगर आप प्रोफेशनल हैं ऑलरेडी, यू आर इंजीनियर और यू आर अ डॉक्टर और यू आर इन एग्रीकल्चर बट स्टिल कंफ्यूज हैं, या आपको लग रहा है कि यार जिस प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूँ ना मुझे मनचाहे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां हो, करियर गैप्स हों। जब हम उन करियर गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं राइट, तो पता चले कि हम उसी करियर में ना बहुत अच्छा करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई टीचर है और उसको लग रहा है कि उसका बच्चों से कनेक्ट नहीं है, उसने अपना करियर सुटेबिलिटी टेस्ट करवाया प्रोफेशनल वाला, उसमें आया कि भाई यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद द स्टूडेंट, राइट। और जैसे ही वो चीज जब उसको उसके कंटेंट में कोई कमी आई कि जब उसने अपना एप्टीट्यूड टेस्ट किया फॉर दैट कि यार मेरा कंटेंट की क्लैरिटी ना और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी जी, राइट। तो जैसे उसने अपनी कंटेंट क्लैरिटी बढ़ाई, उसका बच्चों का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। जैसे उसने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाई, जहां जो भी गैप हो तो वो टीचर अच्छा हो जाता है। तो देखिए हम जिस प्रोफेशन में है ना, हो सकता है हमारा प्रोफेशन सही है पर हमारी स्किल में कमियां हैं, तो हम अगर उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं ना तो हम उनको दूर भी कर लेते हैं। तो आपके पास सर ऐसे कितने केसेस आए हैं कि उनको ऐसा लगा हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, कि हम गलत प्रोफेशन की तरफ जा रहे थे बट अब हमारा जो पाथ है वो क्लियर है? ऐसा मतलब कोई केस हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल स्विच किया हो? यस मैम, ऐसे केसेस हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चा कर रहा है कुछ और हमारी साइकोमेट्रिक टेस्ट के हिसाब से कुछ और आया जो एकदम मतलब इट वाज कि हमें खुद को लगने लगा कि यार ये रिपोर्ट सही तो है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, बच्चा कर रहा था मैनेजमेंट और उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें आया कुलिनरी आर्ट्स, मतलब कि यू नो होटल मैनेजमेंट एंड यू नो कुकिंग एंड ऑल दोस, एंड इट वाज सरप्राइजिंग।
बट देन दे सेड कि नहीं इसको तो यही करना था, हमने जबरदस्ती इसको ये करवाया। सो जब हमने कहा कि मैम अगर आपने इसको यही करवाया होता तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल कि एक बहुत यंग सा लड़का बहुत टाइम पहले मेरे पास आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने उसको बताया यार यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट। उसने मेरी बात मान ली एंड अभी कुछ दिनों पहले जब वो मिस्टर डेजर्ट बना और आज वो जैसलमेर में एक टूरिस्ट आइकॉनिक पर्सनालिटी हो गया है। उसने जब मुझे कहा कि भाऊ आपको याद है कि आप ही ने मुझे कहा था कि होटल मैनेजमेंट में यू कैन डू वेल, तो मुझे क्या लगता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां आपने किसी को अगर सही चीज बता दी तो उसके लिए बहुत सक्सेसफुल रहता है। और कई बार आपने ये भी बताया है कि इवन यू टर्न इज नॉट बैड, मीन्स समटाइम्स अगर यू टर्न भी लेना पड़े, क्योंकि अगर बच्चा उसमें अपना बेस्ट कर नहीं पा रहा है, अनसुपरवाइज्ड पढ़ नहीं पा रहा है, तो बेटर है कि मतलब जब जागो तब सवेरा। जी सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि बच्चे जब फंस जाते हैं इन एग्जाम्स में और वो उनका एग्जैक्ट पाथ नहीं है तो वो बहुत गलत कदम उठाते हैं। तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको कौन सा पाथ कब और कैसे चूज करना है। राइट। तो अभी जैसे सर हम पाथ की ही बात करें तो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कैरियर चूज करने के लिए? देखिए करियर चूज करने के लिए बस मैं इतने कहना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट इज हाइपर रेटेड। ओके। सिर्फ इंटरेस्ट इज नॉट एनफ। ओके। इंटरेस्ट के अलावा कुछ बाकी भी डायमेंशंस हैं जिन्हें हम मैप करें कैसे भी। फॉर एग्जांपल हमारी पर्सनालिटी क्या है, करियर पर्सनालिटी, हम इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, राइट, हम थिंकिंग हैं कि जजिंग हैं, सो ऑन। सिमिलरली हमारी करियर वैल्यूज, हमारी करियर वैल्यूज क्या है, राइट, क्या हमको मनी है करियर वैल्यू, क्या हमें एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट जैसा आर्मी में होता है वो है, या हाई पेस्ड एनवायरनमेंट जैसा सॉफ्टवेयर में होता है कि रोज नई चीजें बदल रही हैं, जी, राइट, या हम सोशल हैं या हम एंटरप्राइजिंग हैं। तो अगर हमें हमारी करियर वैल्यूज भी पता चलें, फिर करियर स्किल है, आप समझिए मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन मेरा एप्टीट्यूड, मेरा IQ और मेरे पढ़ने के जो आवर्स हैं वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, जी, राइट। तो अगर आपको अपनी करियर स्किल्स का भी आइडिया हो तो जब आप जो डिसीजन, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ हर्ष भोगले का, राइट, हर्ष भोगले बैट और बॉल लेके उतरता ना मैदान में तो वो बहुत घटिया क्रिकेटर होता और कोई उसको नहीं जानता। जी, वो माइक लेके उतरा मैम मैदान में, जी, और आज हम हर्ष भोगले को जानते हैं कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेंटेटर, इनफैक्ट अ काइंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया फॉर द क्रिकेट। ओके। तो बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपका रोल क्या है। अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो नॉट नेसेसरी कि यू कैन बी देयर एज ए डॉक्टर, यू कैन बी देयर एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, इफ योर क्वालिटीज आर लाइक दैट। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो सर जैसे कि जो कैरियर पाथ्स होते हैं वो बहुत सारे हैं और जो स्ट्रीम्स होती हैं वो भी काइंड ऑफ काफी सारी हैं। तो ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जो आप किसी भी बच्चे को नहीं बोलोगे कि उन्हें ये चूज नहीं करनी है? मतलब कोई ऐसी स्ट्रीम है जो आप बिल्कुल मना करोगे कि बच्चों देखो इस स्ट्रीम में तो बिल्कुल मत जाना? सच बताऊं ना, ऐसा है ही नहीं। ऐसा कोई करियर स्ट्रीम नहीं है जो कि हम ये कहें कि दिस इज गुड फॉर नथिंग, राइट। तो मेरा तो ये मानना है कि देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स इन सो मेनी थिंग्स। ओनली थिंग कि जिस चीज में आप बढ़ रहे हो, राइट, क्या वो आपके साथ पूरा अलाइंड है। बाकी आप बताइए किस चीज की आज जरूरत नहीं है। मतलब कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ITI किया एंड दे आर अर्निंग गुड, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फॉरेन से इंजीनियरिंग किया एंड वो अपने घर बैठे हैं। तो आप देखिए कि इट इज नॉट अबाउट द करियर, इट इज अबाउट कि हाउ वी आर into that career, what is our positioning, हम कैसे एक्शन ले रहे हैं, हमें क्या स्किल्स आ रही हैं। अगर हम कुछ स्किल्स नहीं सीख रहे हैं अपने करियर में तो ये यकीन मानिए कि वो आपका सबसे वर्स्ट करियर होने वाला है। तो सर कैरियर में एक ये भी देखा गया है कि बेसिकली जो इंडस्ट्री है उसमें ट्रेंड्स चलते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मैं 12th कर रही थी तो उस टाइम पे बायोटेक बूम चल रहा था, तो हर कोई उसी की बात कर रहा था। सेम वे में जैसे इंटरनेट आया तो हर कोई ऑनलाइन आना चाहता है, जैसे एजुकेटर्स हो गए वो काफी सारे चल रहे हैं। तो सेम वे में जैसे अब AI जो है वो भी इन्वॉल्व्ड है, right. तो ये जो ट्रेंड्स हैं, जो ये चेंज आ रहे हैं, तो क्या बच्चे जो हैं उनको इन्हीं ट्रेंड्स को देखकर अपना करियर चूज करना चाहिए या फिर ओल्ड वे में जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं, जैसे सोसाइटी बोल रही है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? देखिए अच्छी बात तो ये है कि आजकल पेरेंट्स ने बोलना छोड़ दिया है। पेरेंट्स कहते हैं कि अपना डिसीजन तुम खुद लो, और इसलिए बच्चों के लिए प्रेशर बढ़ गया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि अब पेरेंट्स भी ये कहते हैं
कि देखो ये मेरा फील्ड नहीं है। कई बार एक पेरेंट डॉक्टर है या इंजीनियर है, उसका बच्चा कॉमर्स में कुछ करना चाह रहा है, तो मतलब दे आर हेल्पिंग देम कि चलो आपको जो करना है आप करो। तो मैंने तो देखा है कि पढ़े लिखे वर्ग में तो ये धीरे धीरे ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये फ्रीडम देते हैं कि आप अपना जो करियर है वो आप खुद चूज करो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है कि पेरेंट्स आर नाउ गिविंग द बैटन टू द चाइल्ड। बट सबसे बड़ी बात है कि अब बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं और उसमें कुछ कई लुक्रेटिव है, लेकिन हमें देखना होता है लॉन्ग टर्म। ट्रेंड्स आर शॉर्ट लिव्ड। आपको ये भी समझना होगा कि ट्रेंड्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन जो मेन चीजें होती हैं वो जिसको कहते हैं ना यूनिवर्सल होती हैं। जैसे आज मान लीजिए आप कहोगे कि केमिस्ट्री है एक सब्जेक्ट, एवरग्रीन सब्जेक्ट है, आप केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, जिसको हम बेसिक साइंसेस कहते हैं, तो क्या इसमें करियर नहीं है? बट इन्हीं फील्ड्स के अंदर जो नए नए ट्रेंड्स आते हैं, राइट, उनके अंदर अगर आप करते हो तो दे आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स। कि अगर आज आप एआई में कुछ अच्छा सीखते हो, या अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करो तो बायोटेक्नोलॉजी हैज नाउ moved over to genomics, bioinformatics and all those AI based tools for data analysis, क्योंकि आज की तारीख में आधी से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी इज डन ऑन इन सिलिको। तो आपको ये स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे सो दैट यू विल बी एट द फोर फ्रंट। आपके चाहे रिसर्च पेपर्स हों या जो भी हों, रिसेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हीं से ही तैयार होंगे। तो ट्रेंड्स आते जाते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट पर क्लैरिटी, आपका उस सब्जेक्ट में इन्वॉल्वमेंट और उसके अंदर कुछ स्किल्स, ये दे आर एवरग्रीन। तो जैसे एआई का हम बात कर रहे हैं सर, आर्टिफिशियल टूल्स की, तो क्या आप इस बेस पे ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आने वाले हैं? यस, थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकता हूँ बट नॉट कंप्लीटली, लेकिन इट इज नाउ गोइंग टू बिकम अ वेरी pragmatic shift. AI will bring very pragmatic shift. It will enable teachers like anything. Particularly जितने भी एग्जाम्स और टेस्ट होते हैं उनके जो एनालिसिस पार्ट हैं कि व्हाट स्टूडेंट हैज डन, जो कस्टमाइज्ड एरर पॉइंटिंग है कि व्हाट आर ट्रेंड्स इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छा होने वाला है एआई की वजह से। सो एआई इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिनेरियो विदाउट फेल, and so many apps, so many things are in making, and when they will come, they will enable एजुकेशन सिस्टम लाइक एनीथिंग। और एक अच्छी सी बात और बता दूं, कई बार टीचर्स डर रहे हैं कि यार एआई हमारी जॉब ले लेगा, लेकिन जॉब नहीं लेगा जी। एआई टीचर्स को इनेबल करेगा। जैसे एक जमाने में ऐसा लोग कहते थे ना, कंप्यूटर जॉब ले लेगा, कंप्यूटर ने जॉब नहीं ली, कंप्यूटर ने आपकी जॉब को आसान बनाया। उन्होंने जो एंड यूजर है, कस्टमर या कंज्यूमर है या क्लाइंट है, उसके लिए सुविधाएं बढ़ा दी। अब देखिए, हम रेलवे टिकट बुक करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं लाइन में लगने, हम कहाँ बिल भरने के लिए लाइन में जा रहे हैं। तो इन्होंने किसी की जॉब नहीं खाए, इन्होंने चीजें बदल दी हैं। तो एआई जो है, जो टीचर अपने प्रोसेस में एआई का इनेबलिंग करेगा, वो अपने बच्चे को ज्यादा अच्छा सर्व कर पाएगा। इफ यू आर ए गुड टीचर यू हैव टू बी टेक इनेबल्ड। यस। तो ये तो सर हमने एजुकेटर्स की बात कर ली, तो क्या ये जो एआई बेस्ड एजुकेशन होगी ये बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट डालेगी? क्योंकि जैसे देखा गया है, एक मेंटोर और जो बच्चा है उसकी इंटरेक्शन बहुत मायने रखती है। तो अगर आर्टिफिशियल टूल्स आ रहे हैं, तो जैसे अभी बात चली है एआई एजेंट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं एजुकेशन में, तो क्या ये अफेक्ट डालेंगे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर? डालेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। आप देखिए, कई बार बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है और एंड इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेंड है, लोग तुरंत चैट जीपीटी में सवाल देख लेते हैं जी कि भाई क्या है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि एक तो स्पीड जो है, क्योंकि उसको कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, वो तुरंत उसका जवाब 24/7 देख सकता है जी। पहले ये था कि नेक्स्ट डे जाऊंगा, टीचर से पूछूंगा, नॉट लाइक दैट, में ढूंढूंगा। लेकिन ये सारी फैक्चुअल बातों के लिए, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसमें टीचर का रोल है, राइट। अगर कोई बच्चा एक तरीके की गलती को बार बार रिपीट कर रहा है तो उसके लिए क्या सही तरीका है, वो टीचर का रोल है। तो टीचर का रोल रहेगा, लेकिन जो रिटरेटिव जॉब है ना, जो बार बार, जिसको हम इटरेटिव कहते हैं कि बार बार जो करने वाली बातें हैं ना, रिपीटेटिव जो चीजें हैं, वो टीचर की हेल्प होगी कि सेम चीज वो कहेगा यार वहां पर देख ले, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। तो सर, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे लाखों बच्चे जो होते हैं, आपने बताया 1 to 2% ही सिलेक्शन होता है। तो अब मेरा क्वेश्चन उन 98% या 99% बच्चों के लिए है कि अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं,
तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है ना टास्क अपने जीवन में लिया है। जैसे अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात करूं तो नीट का एग्जाम क्लियर करना या जेई क्लियर करके आईआईटी या एम्स पहुंचना, जी, ये एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने बहुत जैसा बड़ी काम बात है। और इसमें अगर आप माउंट एवरेस्ट पे नहीं पहुंचे, एक अच्छी ऊंचाई तक भी पहुंचे ना, तो ये कम नहीं है। जी, दुखद बात यह है कि बच्चा नीट या जेई में असफल होने के बाद अपने आप को बहुत ऐसा समझता है कि ही इज लाइक अ वेस्ट, राइट। बहुत सारे बच्चे तो सर सालों तक एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन में फंसे रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने कुछ चीजों को बहुत अच्छा लर्न किया है। जी, मतलब इफ दे आर नॉट डायमंड मींस कंप्लीटेड पॉलिश डायमंड, दे आर स्टिल रॉ डायमंड। जी, एंड किसी और सब्जेक्ट के अंदर, जैसे आज मान लो फिजिक्स की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, केमिस्ट्री की वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जी। कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है फॉर दैट सेक। तो अगर जब ये अपना ग्रेजुएशन करेगा एक ही सब्जेक्ट में, लेट इट बी बायोलॉजी, उसका कोई भी स्ट्रीम हो, लेट इट बी केमिस्ट्री, उसका कोई भी स्ट्रीम हो, तो या फिजिक्स, तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छा करेगा। ये ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, माइट बी वो नेट क्लियर करेगा। और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो इतनी अच्छी हो गई है कि चौथे साल के बाद वो नेट दे सकता है, गेट दे सकता है, मतलब पीएचडी कर सकता है। सो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और उसका दिमाग इतना अच्छा ट्रेंड है कि जब ये एकेडमिक्स में जाता है कॉलेजेस में, तो भले ही वो मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचा, वो लाइफ साइंस के कॉलेज में पहुंचा, वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन ये बच्चा अपने आप को पता नहीं क्यों ट्रेंड्स की वजह से या अदरवाइज बहुत ना सेल्फ डाउट करने लगता है। ओके, तो सर जैसे अभी मैं बता रही थी आपको कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सालों तक प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, तो उन्हें इन कैरियर ऑप्शंस के बारे में कब सोचना चाहिए? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मतलब कब उनके लिए सही टाइम है? मेरा ये मानना है कि देखिए जेई में तो ज्यादा ऑप्शंस है भी नहीं, तो वहां तो अपने आप लिमिट हो जाती है। अगर हम नीट की बात करें या आईएएस या यूपीएससी की बात करें, मेरा ये मानना है कि नीट के लिए 3 साल बहुत हो गए। दूसरे के बाद आपको सोच लेना चाहिए, अगर करना है वाकई में, अगर आप 550 तक ला चुके हैं तब तो आप तीसरे साल भी जाएं। अदरवाइज आप करियर काउंसलर से मिलें, आप अपने आप को जांचें कि आप किस फील्ड के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। वो 1 साल आप बजाय इसके कि, क्योंकि मैंने देखा है तीसरे साल में कई बार बच्चे बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करते भी नहीं है, वो लिखते नहीं है, उनको लगता है हमें सब आता है, फिर उनके मार्क्स भी नहीं आते हैं। और क्या है ना, थोड़ा सा भी अगर आपने कह दिया तो वो वैसे ही मतलब टूटा हुआ है, तो मतलब क्या होता है कि वो हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना तुमको ये नहीं पता, तो वो जल्दी डीमोटिवेट या मतलब जिसको कहते हैं ना उसको बुरा लग जाता है, और वो वैसे भी कट ऑफ रहता है। वो अपने क्लासमेट से बात नहीं करता, वो अपने कई सारे टीचर्स को अवॉइड करता है। तो ये सारे नेगेटिव ट्रेंड्स तो उसके अंदर पर्सनालिटी में आ ही रहे होते हैं। तो बेटर ये है कि वो एक अच्छे कॉलेज में जाए, पढ़े, अपने आप को एक्सप्लोर करे, नई स्किल सीखे, बिकॉज अब जो है ना टाइम पूरा स्किल का है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बने तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इवन पैरामेडिक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, साइंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आईसर्स, नाइसर्स, सीयूईटी के थ्रू कई सारे अच्छे कोर्सेज ग्रेजुएशन में कर सकता है। पता नहीं किसी ने किनको यही बता दिया है ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होने वाला। ग्रेजुएशन विद स्किल्स बहुत कुछ होने वाला है और लोग कर रहे हैं। ओके। तो जैसे सर अभी आप बात कर रहे थे, जैसे हम टाइम लिमिट्स की ही बात कर रहे थे, तो जैसे ही बच्चा एक्चुअल में थर्ड ईयर में आता है तो वो काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लूंगा। तो ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और साथ में यूज कर रहे हैं एआई टूल्स को, क्योंकि एआई टूल्स काफी अच्छा इंफॉर्मेशन दे देता है, तो इसमें उनके लिए कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एआई टूल्स प्लस सेल्फ स्टडी उनको सब कुछ बता देगा या फिर उनको अच्छे से गाइड कर देगा। तो इसके लिए वो क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं? सीरियसली बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल फियर दे फील लाइक कि भाई दे आर कॉन्फिडेंट बट दे आर गेटिंग आइसोलेटेड। दे डोंट वांट टू सी द सेम काइंड ऑफ, है ना, क्लासमेट्स विच वर एक्चुअली जूनियर्स टू देम। सेम टीचर्स से उनको लगता है कि हमें पता है ये क्या कहने वाले हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि दे शुड हैव एटलीस्ट वन पर्सन, वन टीचर वेयर दे आर गोइंग, दे आर मीटिंग पर्सनली, बिकॉज ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये टीम एफर्ट्स मांगते हैं। या दे नीड योर प्रिपरेशन मीन्स द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, along with it some family person who is emotional support to
the student, and then you need a mentor or teacher, at least one. If it is entire team, then it is even better. क्योंकि अकेले ये लड़ाई लड़ना ना ये मुश्किल है। यार अकेले लड़ाई लड़ना मुझे तो ये लगता है एक मिस एडवेंचर है मैम जी। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, बट व्हाट आई फील इज दैट कि इन लोगों को एआई टूल्स को यूज करना चाहिए, लेकिन the person, the mentor, the emotional support, they are something which cannot be replaced and which should not be replaced, so that आपका एग्जाम क्लियर हो ना हो, आप एक सही ट्रैक पर हैं अपनी एकेडमिक जर्नी में. इफ नॉट दिस वे, सम अदर वे, अ पर्सन इज बाउंड टू गेट सक्सेस इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ. बट यू नो, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें और अगर हम डॉक्टर नहीं बने या अगर हम IITian नहीं बने तो इट इज द एंड ऑफ द एकेडमिक जर्नी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो सर, बहुत सारे पेरेंट्स, इवन बच्चे जो होते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं. जैसे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, वैसे एक थ्रेशोल्ड आई थिंक लाइन भी होनी चाहिए कि जहां पर बच्चों को पता चले इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, UPSC में जाना है या नहीं जाना है. तो ये जो थ्रेशोल्ड लाइन है, ये कैसे वो डिसाइड करें? देखिए, नो डाउट इट इज समथिंग विच इज वेरी मच यूनिक पर्सन टू पर्सन. बट कोई भी एक काम के लिए आप कितना समय मैक्सिमम लगा सकते हैं अपने जीवन का, इसका तो पैरामीटर्स तय हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप UPSC करना चाह रहे हैं तो 4 साल मोर देन एनफ हो गया, मोर देन एनफ, राइट. और इस दौरान अगर आपको कोई जॉब मिल जा रही है, अगर आपने कोई दूसरा एग्जाम भी दिया है तो आप उसको ग्रैब करके करते जाएं तो थोड़ा इमोशनल प्रेशर कम पड़ता है. बिकॉज यू नो, मैंने देखा है कई सारे UPSC एस्पिरेंट्स, दे वर वंडरफुल पीपल, बट उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी का कबाड़ा कर दिया, राइट. डिस्कनेक्ट, सोशल डिस्कनेक्ट, और सिलेक्शन भी नहीं हुआ. सिलेक्शन हो जाता है तब तो दुनिया बदल जाती है जी, पर कितना लोगों की बदलेगी? 1% और 2%. तो कम से कम 30 से 40% युवा ऐसा है जो मतलब अपने आप को यू नो बहुत अच्छे ढंग से रिफ्रेम कर सकता है. और करना चाहिए. सिमिलरली नीट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 3 साल हो गए, बहुत हो गया, राइट. उसके बाद आप करियर काउंसलर से मिलो या आप अपनी टेबल पे बैठो कि मुझे क्या करना है, और रिथिंक करो, रिफ्रेम करो. कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद हमें वो पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो अब हम उसी जगह रुके थोड़ी रहेंगे. हमें तो आगे बढ़ना होगा जी. और हमें जब आगे बढ़ना है तो एक नया रास्ता चुनना होगा. और जो चीज़ों की वजह से हम हारे हैं या जिस चीज़ की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हमारे लर्निंग लेसन्स होते हैं, जिनको जब हम नेक्स्ट करियर चॉइस में जब यूज़ करेंगे तो हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा. और पता नहीं क्यों हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है वी इंडियंस, हम फेलियर को लेके ज़्यादा इमोशनल हैं. भाई, अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है. आपने एक काम किया, फेल हुए, कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द सेकंड, मूव ऑन टू द थर्ड. आप जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर भी देख रहे हो तो इनका ये चौथा या 5वां स्टार्टअप होता है. तो क्या ये एक में अटके रह जाएं कि एक काम नहीं हो रहा है? तो व्हेन वन थिंग इज नॉट वर्किंग, आप उसको फुल स्टॉप लगाओ, नया सेंटेंस शुरू. तो सर, अभी जैसे पेरेंट्स की बात कर लेते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं. वो कहते हैं कि हम बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, right. हम उनको अच्छी कोचिंग्स दे रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में डाला हुआ है, अच्छा खाना दे रहे हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है. बट समहाउ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं. बट वहीं पर वो पेरेंट्स जो इतने सारे रिसोर्सेज बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, उनके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर जाते हैं. तो हम कई बार सुनते हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शे वाला बच्चा है, उसका बेटा जो है उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लिया, या फिर ऑटो वाले जो हैं उनके बच्चों ने कर लिया. बट वहीं पर जब बात आती है उन पेरेंट्स की जो अच्छे रिसोर्सेज दे रहे हैं, उनका नहीं हो पाता है. नहीं, दोनों बातें मैम. कई बार ऐसा भी है कि जिनके हम्बल बैकग्राउंड्स हैं वो अच्छी कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते और इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वो 100-150 मार्क्स से रह जाते हैं. और कम IQ वाला बच्चा एक अच्छे कोचिंग सिस्टम में पहुंचता है और 1 साल 2 साल में कर लेता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने वो 4-5 लाख रुपए खर्च कर पाए. ऐसा है मैम. एट द सेम टाइम क्या होता है ना, आजकल जब हमारे बच्चे कंफर्ट जोन में होते हैं तो वो उतनी मेहनत नहीं करते. कई बार पेरेंट्स ने उनके लिए डमी स्कूल भी करा दिया है, जो कि मतलब लीगली अब तो इनकरेक्ट ही है. तो आप क्या देखते हो कि जब ज्यादा टाइम है तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन गॉसिपिंग, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन मोबाइल्स. अब जिसके पास, बेचारे के पास मोबाइल नहीं है, टॉक टाइम नहीं है, डेटा नहीं है, उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है. मैं तो कई बार कहता हूँ कि इन यंगस्टर्स को कि आपकी लड़ाई और आपका संघर्ष हमसे भारी है.
हमारे समय में सिर्फ एक केबल होता था जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता था। हमारे पेरेंट्स उसको बस केबल का कनेक्शन काटा और हम फिर से पढ़ाई में लग गए। जी। मोबाइल 24 घंटे आपके पास है, देना ही पड़ता है मोबाइल। तो क्या है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब में हुक्ड रहते हैं और इस वजह से इनका टाइम वेस्ट होता है। ये चैट जीपीटी यूज करते हैं पढ़ाई के लिए 10% और बाकी दूसरी चीजों पे यूज हो रहा है 90%। तो ज्यादा कंफर्ट जो है ना, उसमें वो जो डिजायर होती है ना मैडम, बर्निंग डिजायर, वो कहीं ना कहीं ना बुझ जाती है और ये लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। जब कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हो, जिसमें रिक्शा ड्राइवर का बच्चा हो या जिसका भी हम्बल मॉडेस्ट बैकग्राउंड है, उसको है ना खुद को और अपने परिवार को उससे बाहर ले जाने की एक जंग होती है। राइट। और ये जंग कई बार हमारे बच्चों में जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनमें उनको वो संघर्ष नहीं करना होता है। तो इस कंफर्ट जोन की वजह से कई बार उनकी वो जो आग है ना, वो मंद पड़ जाती है। तो सर इसमें अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो उन बच्चों को मतलब रिसोर्सेज ना दें या फिर उनको खाना देना बंद कर दें, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो वो कैसे बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज के लिए? देखिए, फूड, क्लोथिंग, दैट इज द बेसिक थिंग, और हर पेरेंट और इंडियन पेरेंट तो बहुत ज्यादा हद तक करता है जी। तो इसलिए मतलब इंडियन पेरेंट्स का तो मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में इट इज लाइक दैट कि पेरेंटिंग जो इंडियंस करते हैं ना, दैट इज अमेजिंग, क्योंकि उनकी पूरी जान ही बच्चे में लगी होती है। अब कई बार ये हो सकता है कि उस प्रेम की वजह से वो ज्यादा डांट दें, थोड़ी नेगिंग कर दें, वो कई बार मैनिफेस्टेशन हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है कि आपने ज्यादा डेटा दे दिया, आप उसको बिल्कुल नहीं टोक रहे हो, राइट, आप देख रहे हो कि ट्रेंड गलत जा रहा है, तो कई बार आप टीचर्स की मदद से, कई बार आप क्लोज रिलेटिव्स की मदद से, या जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है उनसे कहलवा के कि भाई आप ज्यादा टाइम पढ़ो या आप इस तरीके से करो, या उनका फोकस यहाँ जहाँ उनकी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कत को सॉल्व करने में आप रिसोर्सेज लगाइए। आप महंगा फोन दिला दे रहे हो, मुझे देखता हूँ बच्चे जो कोचिंग में आ रहे हैं उनके पास लेटेस्ट आईफोन है, तो मतलब iPhone is not needed, right? Means that much money you should pour in some other resources कि फोकस के लिए कोई वर्कशॉप हो रहा है, कंसंट्रेशन के लिए कोई वर्कशॉप हो रहा है, कुछ योगा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चा अपने दिमाग को ना ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करे। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इन सब वर्कशॉप्स वगैरह में बच्चे के लिए रिसोर्सेज लगाएं, न कि महंगे गैजेट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा कि वो बच्चे जो इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, नीट का ही एग्जांपल ले लें, तो वो ऑप्ट करते हैं अब्रॉड के लिए। तो जैसे वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर ज्वाइन करते हैं। तो जो बच्चे इंडिया में नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और अब्रॉड में जाके सिलेक्शन ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एमबीबीएस की जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है? देखिए, कुछ कॉलेजेस में तो कॉम्प्रोमाइज होती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सब में होता होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज से आप करें 1-1.5 करोड़ खर्च करके, अगर उसके फ्रैक्शन में मतलब मान लीजिए इफ इट इज देयर समवेयर बिटवीन 20 to 40 lakhs अगर बाहर जाके हो रही है, समय वेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे आपको पहले साल रियलाइज हो गया कि भाई मेरे 400 आ रहे हैं, मेहनत कर लूंगा 500 आ जाएंगे, नहीं हो रहा, तो आपने अपने वो 2 साल भी बचा लिए और आपने बाहर जाके पढ़ाई कर ली। और अगर आपका चिकित्सा के फील्ड के साथ पैशन है ना, सिर्फ इसलिए आपका नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया में कंपटीशन टफ है। अगर यही बच्चा यूएस में पैदा हुआ होता, फिनलैंड में पैदा हुआ होता, तो उसको इस आईक्यू के साथ वो मेडिकल डॉक्टर बन रहा होता। तो मेरा ये मानना है कि गलत नहीं है, लेकिन क्या है ना, सिर्फ नाम के लिए डॉक्टर बनना है और आप बाहर जाके बन रहे हो, तो फिर ये वैसा ही है जैसे नाम के लिए हम इंजीनियर बन जाएं, नाम के लिए हम कुछ भी बन जाएं, तो अगर वो हमें स्किल नहीं होगी तो वो तो हमें बैकफायर करेगा। बट जैसे आप देखते हैं ना, जैसे शार्क टैंक में पीयूष बंसल ही हैं, उनका आईआईटी में नहीं हुआ तो उन्होंने यूएस जाके इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग किया और आज वो सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम भी किया, मतलब समझ रहे हैं आप। तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर या एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपका किसी वजह से इंडिया में नहीं हो रहा है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप कहीं से करें, आप अच्छा कॉलेज ढूंढें, और आजकल एजुकेशन लोन्स और इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो आपका जो ड्राइव है उस फील्ड के लिए अगर वाकई में बहुत तगड़ा है ना, तो आप बाहर से भी पढ़ के आओगे, यहाँ का टेस्ट दोगे, यू आर एट पार विद देम, एंड देन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और फिर आप चाहो तो इंडिया से पीजी कर लो, एंड देन, और ऐसे मैं कई पर्सनली लोगों को जानता हूँ, दे हैव डन देयर MBBS फ्रॉम रशिया और यूक्रेन अभी तो वॉर चल रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉज अ हॉट डेस्टिनेशन, and they are doing much better than those people who have cracked Indian exams. So ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कई बार जब आप सिर्फ नाम के लिए जाते हो या पेरेंट्स के पास पैसा है इसलिए उन्होंने भेज दिया, राइट, तो फिर वो बैकफायर करेगा अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो। लेकिन जाना, अगर आपका यहाँ के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं,
इज अ गुड ऑप्शन। तो सर इसके लिए क्या लिमिट होती है? आई मीन क्या बच्चे कैसे मतलब इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं? भाई नीट देना तो कंपलसरी है फॉरेन के लिए भी। ओके जो नीट का जो मिनिमम क्वालिफाई या कट ऑफ मार्क्स होता है उतना तो लाना ही पड़ेगा। तो ओके इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बिना नीट के ऐसे ही किसी का हो जा रहा है। जी बट ये है कि भाई इंडिया में 620 पर सिलेक्शन हो रहा है, वहां आपका 240 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा ओके दैट वे। अब आपका मान लीजिए 620 नहीं आया, आपका 540 आया था और आपने सोचा मैं 1-2 साल अब यहाँ वेस्ट ना करके मैं वहाँ अपना पढ़ाई कर लेता हूँ, जी तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ओके राइट। और कई जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एजुकेशन लोन्स भी मिल रहे हैं और आप अपना आकर के पढ़ाई करते हो, आप अपने आप को प्रूव करो कि यस सिंस यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देयर वाज सम इंटरनल रीजंस फॉर इट। तो अगर आपने यहाँ नहीं वहाँ कर लिया तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। और कई लोग फिर ये भी करते हैं कि अब्रॉड में ही अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अगर उनका उस तरीके का एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है तो ऐसी स्टोरीज भी हैं। तो सर जैसे जो इंडियन सोसाइटी है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि वो सामने वाले के गुण ना देखकर उसको जज करने लग जाती है। तो जब ऐसे बच्चे जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया वापस आ रहे हैं, तो उनको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? नो डाउट दुनिया स्टीरियोटाइप करती है जी और ये कहेगी कि इसका इंडिया का एग्जाम नहीं हुआ इसलिए बाहर गया। यस बट वो ठीक है, वो थोड़े समय तक। अगर वो यहाँ आकर के अपने आप को प्रूव करता है, जी एनएमसी का जो एग्जाम है वो क्लियर करता है ओके और यहीं से पीजी करता है, ओके राइट, तो उसके बाद ये सारी बातें मैटर नहीं करती है। जब आप जाते हो किसी डॉक्टर को दिखाने, जी राइट, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आपको चेक करने आ रहा होता है, आप कहाँ पूछते हैं उससे कि आपके एमबीबीएस में कितना स्कोर था नीट का, जी राइट, वो एक अच्छे हॉस्पिटल में प्लेस्ड है, मतलब ही इज वेल क्वालिफाइड। जी तो इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। क्या वो स्किल्स सीख के आ रहे हैं वहां से? स्किल्स नहीं सीख के आ रहे हैं तो फिर समाज सही है ओके कि भाई ये बी ग्रेड के डॉक्टर्स हैं, ओके क्योंकि समाज तो जैसा देखेगा वैसा कहेगा। जैसे आईआईटीएंस का एक ब्रांड है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली मोस्ट ऑफ देम दे आर सक्सेसफुल, सो वी हैव दैट परसेप्शन। सो सोसाइटी में परसेप्शन के पीछे कुछ तो वजह होती है। ओके तो सर अपनी आपकी जो टीचिंग की जर्नी रही है या फिर इवन एज अ कैरियर काउंसलर की जर्नी रही है, तो उसमें कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जो बच्चे के लिए प्रिडिक्ट किया क्या कि जैसे आपने उसे बोला कि आप शायद कुछ ना कर पाओ लाइफ में, कभी ऐसे हुआ है कि आपके लिए बैकफायर किया हो कि उसने बेटर परफॉर्म किया हो? यस, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, इनिशियली आई वाज हैविंग दैट बेंट ऑफ माइंड कि जो बच्चा एकेडमिकली अच्छा कर रहा है ना वही जीवन में अच्छा करेगा, एंड आई वाज रॉन्ग। एंड यही एक टीचर का लर्निंग कर्व होता है। ये मतलब ये हम धीरे धीरे जानते हैं इस चीज को। तो कई ऐसे बच्चे जिनको हमने राइट ऑफ कर दिया था कि यार ये क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, सिंसियर नहीं है, बट एक्चुअली हम उसकी दूसरी क्वालिटीज को ना आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, ओके राइट, कि इसमें कुछ और अलग क्वालिटीज हैं। और हुआ ये कि वो बच्चा जल्दी उसने अपने आप को बेटर किया। और कई बार जो एवरेज लोग थे, जो कि मतलब जिनको हमको लग रहा था कि अच्छा करेंगे, लेकिन शायद अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं। ओके तो ये ऐसा तो बहुत हुआ और इसी ने मतलब हमको मोटिवेट किया कि आप किसी भी एक क्राइटेरिया से किसी बच्चे को जज मत करो, जस्ट बिकॉज उसके मार्क्स 95% आ रहे हैं इसलिए वो अच्छा कर लेगा करियर में। नहीं, एक्चुअली स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, राइट, आगे जाके उसकी टीम वर्क की कैपेसिटी, जी उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे वो बाकी लोगों के साथ गेट अलोंग हो रहा है, जी ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो एकेडमिक परफॉर्मेंस के अलावा मायने रखते हैं। तो सर आपकी इस जर्नी में, कैरियर काउंसलिंग की जर्नी में सबसे ज्यादा जो टफ रहा है वो क्या रहा है? बच्चों को कन्विंस करना या फिर जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको कन्विंस करना? नॉर्मली पेरेंट्स ज़्यादा रिजिड होते हैं और कई बार उनके अपने कुछ परसेप्शंस होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो करियर काउंसलर तक पहुंचे हैं ना तो वो अपनी थोड़ी रिजिडिटी को त्याग चुके हैं। ओके ये फैक्ट है। बहुत जो अल्ट्रा रिजिड है ना वो हम तक पहुंचते ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, ओके लाइक दैट। लेकिन बच्चा या उसके पेरेंट्स जब वो हमारे साथ 1-2 सेशंस होते हैं, टेस्ट होता है, तो उसका धीरे धीरे हमारे ऊपर ट्रस्ट आता है। एक्चुअली करियर काउंसलिंग में जो सबसे बड़ी बात होती है ना वो होती है इमोशनल ट्रस्ट एंड फेथ, कि जो बात मैं कह रहा हूँ उनके भले के लिए कह रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा भी अकेले में बता के जाता है कि सर मुझे ये करना ही नहीं था, मैं जबरदस्ती इस फील्ड में हूँ या मैं जबरदस्ती इस कोचिंग में हूँ। और पेरेंट्स भी कई बार आके कहते हैं कि भाई अगर बच्चा शिफ्ट करना चाह रहा है तो उसे कहो कि कोई बात नहीं, जिसमें उसको मन लगे वो करे, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है
जी पेरेंट्स में। पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन पता है वो जो दर्शा रहे होते हैं ना, वो गलत तरीके से दर्शा रहे होते हैं। जैसे डांट के दर्शा दिया, टोक के दर्शा दिया, नैग करके दर्शा दिया कि देख तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो कल तू ना कंपाउंडर बनेगा, ऐसा कुछ बोल देते हैं। बच्चा हर्ट हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे को बुलिंग कर रहे हैं जी, जबकि पेरेंट्स का ये प्रेम ही होता है, लेकिन वो ना जिसको कहते हैं गलत तरीके से एक्सप्रेस हो गया है जी। ओके, तो ऐसे सर कभी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बच्चा एक्चुअल में जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वो नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसे केसेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हो? ऐसे केस में बस यही होता है कि हम लोग पेरेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं कि भाई देखिए आपके लिए मायने क्या रखता है। आपका हंसता मुस्कुराता बच्चा जो एक मतलब एक काम में लगा हुआ है, अनसुपरवाइज्ड पढ़ाई कर रहा है, अनसुपरवाइज्ड लगा हुआ है और प्रसन्न है, खुश है अपने आप से, या एक मायूस बच्चा जो एक आपकी वजह से राइट एक जबरदस्ती एक जिसको कहते हैं ना ग्राइंड हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? तो 99% केस में ना पेरेंट्स यही चाहते हैं अगर बच्चा मुस्कुराता हुआ, उत्साहित, स्पार्क इन द आईज ऐसा घूमे। और मैं कई बार उनसे कहते हैं कि आप सिर्फ ये क्यों पूछ रहे हो मार्क्स कितना आया, आप उससे ये तो पूछो तेरे को कैसा लग रहा है, हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर फीलिंग, राइट। आप तो ये सवाल पूछ ही नहीं रहे हो, सिर्फ मार्क्स सिर्फ मार्क्स सिर्फ मार्क्स, ये भी सही नहीं है। आप उसको सपोर्ट कीजिए, अगर इस बार कम आया है तो अगली बार के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तो पेरेंट्स हमारी बात मानते हैं। और मैंने आपको बताया ना वो करियर काउंसलर तक पहुंचा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको इतना तो एहसास है कि समथिंग इज नॉट वर्किंग, सो लेट मी टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं इवन, वो ये सोचते हैं कि यार डिग्री करने का तो कोई फायदा नहीं है, तो वो शॉर्ट्स वगैरह बनाने लग जाते हैं, रील्स बनाने लग जाते हैं, या फिर मेरी तरह पॉडकास्ट करने लग जाते हैं। तो क्या ये जो कैरियर ऑप्शंस हैं ये उनको कैसे सेलेक्ट करने चाहिए? आई मीन इनके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए सिर्फ एक फैंसीज ऑफ द माइंड है तब तो, क्योंकि वो उथला ही रहेगा, मतलब सुपरफिशियल जी। लेकिन जब आप कोई भी काम करें, जैसे आज आप हैं, आपने अपना एक प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस रहा है, नेटवर्क रहा है, देन यू हैव चूजन दिस फील्ड, सो यू हैव सम बैकग्राउंड्स, देन यू आर लर्निंग न्यू nitty-gritties of the this entire domain. So it means I am on the right path. Yes. Okay. It will take time. It will because everything has an incubation time. जी. Right. तो जैसे आज हम एक सीड लगाते हैं तो हम तुरंत फल नहीं पाते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं, लाइक दैट। तो वो इंक्यूबेशन टाइम तो देना पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ उथला बना रहे हैं, कंटेंट में भी दम नहीं है, कुछ नई टेक्नोलॉजी भी नहीं सीख रहे हैं, राइट, तब तो फिर इट विल नॉट वर्क। बट ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत बेसिक की और आउट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट विद इन 2-3 ईयर्स उनके पेरेंट्स भी उनसे नाराज थे कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। ऐसे कई सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, इम्प्रोवाइज किया और उन्होंने अपना जो पॉइंट था वो किया। लेकिन आप देखिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। आज जो हमें उनकी सक्सेस दिखती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नीचे जो उन्होंने मेहनत करी है वो बहुत ज्यादा है। तो उतनी मेहनत अगर आप कर सकते हैं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आसान कुछ भी नहीं है, बिना स्किल्स के, बिना किसी चीज के अंदर टाइम दिए कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब जैसे होता है ना, एक जमाने में ये था कि एक्टर बन गए तो आप सुपर हिट हो गए हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत होती है वो कोई नहीं देखता, उनका स्ट्रगल कोई नहीं देखता। तो हर फील्ड में थोड़ा स्ट्रगल है, हर फील्ड में अगर आपने कुछ जगह पे काम किया है, जैसे आज ये बच्चा जो यूट्यूब या कुछ भी करना चाह रहा है, तो अगर ये किसी यूट्यूबर के पास जाके इंटर्नशिप करे, काम सीखे और फिर वो अपने करे, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। देयर इज नो रॉन्ग करियर चॉइस। तो क्या उनको सर अपनी डिग्रीज पर भी ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा डिबेट है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको डिग्री करनी चाहिए या फिर जो जस्ट डिप्लोमा करके जो उनके आजकल के एआई बेस्ड टूल्स हैं वो सीख के अपना कैरियर पाथ चूज कर लेना चाहिए। वैसा भी कर सकते हैं और आजकल ऑनलाइन डिग्रीज भी हैं कि मतलब अगर आपके पास समय की कमी है क्योंकि आप अपने एक प्रोफेशन को ज्यादा समय देना चाह रहे हैं, तो आज आप देखिए बहुत सारी ऑनलाइन डिग्रीज हैं विच आर एट पार विद द मेन डिग्रीज। ओनली थिंग इज दैट कि एकेडमिक्स में यू कैन नॉट यूज देम। अगर आपको एक स्कूल और कॉलेज में काम करना है एज अ टीचर और प्रोफेसर, तो आपकी ऑनलाइन डिग्रीज काम नहीं करेंगी। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन डिग्रीज विल नॉट वर्क, लेकिन एक ग्रेजुएशन होना अच्छी बात होती है। लेकिन फिर भी अगर आपका जो एक्सपर्टीज है अपने फील्ड में वो उतना है, तो फिर यू कैन इवन कॉम्प्रोमाइज दैट।
तो सर जैसे पेरेंट्स कई बार जो होते हैं रिजिड हो जाते हैं बच्चों को लेकर, तो उनको देखते देखते कई बार बच्चे भी रिजिड हो जाते हैं कि मैं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसे क्रैक करके ही रहूंगा। मतलब वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज कर जाते हैं कि उन्हें उस पाथ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना सेकंड ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि उनको यहाँ पर किस तरीके से खुद को हैंडल करना चाहिए? जैसे होता है ना, कोई भी इस तरीके की जिद, जी। अगर वो एक अच्छे स्कोर्स, जो भी उसके फोर्टनाइटली टेस्ट वगैरह आ रहे हैं उसमें अच्छे स्कोर्स के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब तो उसकी जिद सही है। ओके। बट सिर्फ जिद है, परफॉर्मेंस नहीं है, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, मेहनत करने के बावजूद आप ये भी देख रहे हो 8 घंटे पढ़ाई भी कर रहा है, वो रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहा है और उसके स्कोर्स फिर भी 400 ही आ रहे हैं। ओके। तो फिर ये जिद है। और जिद या रिजिड होना अननेसेसरी, ये किसी भी समय गलती होता है। अननेसेसरी रिजिड होना इज ए रॉन्ग, और करियर में तो बिल्कुल नहीं। ओके। तो अगर आपके रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं आपकी मेहनत में साल 2 साल के बाद भी, तो फिर ये जिद काम की नहीं है, फिर ये गलत है और ये एक दिन आपको तोड़ देती है, आपका मॉरल डाउन कर देती है, आपकी पर्सनैलिटी डाउन कर देती है। आपने सर कभी क्या अपनी जर्नी में इमोशनली जो ब्रोकन स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी डील किया है? क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वो तैयारियों में लगे रहते हैं बट कहीं ना कहीं वो बर्नआउट हो जाते हैं और जब एंड टाइम आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो काइंड ऑफ इमोशनली तो वो ब्रेक हो चुके होते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे भी आपने डील किए हैं? किए भी हैं और कई बार मिस भी किए हैं, इन द सेंस कि हम समझ ही नहीं पाए कि मतलब somebody is in that emotional distress, कि मतलब it is not about the academic content, they need emotional support, और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम कदम भी उठाए और कभी कभी कदम नहीं उठाए लेकिन they have gone into depression, और उनकी पर्सनैलिटी पूरी शटर हो गई, ऐसा हमने देखा है। और ऐसा भी देखा है कि जहां हमें वो सिग्नल समझ में आए और हमने उनको एडवाइस किया, उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि they took cognizance of it, meet a psychologist, psychiatrist that way, क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये भी अपने आप में एक सोशल स्टिग्मा है जी, राइट? तो उस स्टिग्मा को भी हमने क्रैक किया। क्योंकि जब आइडेंटिफाई कर जाते हैं ना कुछ चीजों से, तब उनके पेरेंट्स को हमने बताया भी, हमने खुद भी उनको इमोशनल सपोर्ट किया और कई बार हम कुछ बच्चों को ऊपर लेके भी आए। मतलब थोड़ा सा डाउन होते ही, डिप होते ही वी आइडेंटिफाइड, बट ये सारा समय लगता है। मतलब जब हम यंग एजुकेटर रहे होंगे तब शायद हम नहीं समझ पाए होंगे, और जब एक न्यूज आई कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, तो मतलब फिर ना, मतलब आपको लगता है कि भले ही कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, एकेडमिक फ्रेटर्निटी, लगता है कि हम ऐसे मतलब अगर बच्चा जीतता है तो माला के हकदार हम भी हैं, डांस के हकदार हम भी हैं, उसकी जीत के हकदार हमें। तो बच्चा हारता है तो क्या हम जिम्मेदार नहीं है? भले ही कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन आपको ये गिल्ट तो आता है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि यस, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज स्ट्रेस सिग्नल्स व्हिच आर देयर ड्यूरिंग दिस होल जर्नी। और जो अभी आप कर रहे हो, जो डील करते हो बच्चों को या फिर पेरेंट्स को, तो उसमें सर आप क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चों को या पेरेंट्स को कि वो एक पर्टिकुलर जो पाथ चूज कर रहे हैं वो किस तरीके से करें? मैंने बताया ना, फैंसीज ऑफ द माइंड से ना करें, मतलब कि एक विशफुल थिंकिंग ना हो, किसी और के प्रभाव से ना करें क्योंकि एक दूसरा कर रहा है ऐसा नहीं। ये इनका खुद का निर्णय होना चाहिए जी, राइट? उनको खुद को ये रिजॉल्व होना चाहिए, उनका खुद का स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए कि यार इसके अंदर ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक दैट। और इफ पॉसिबल अगर वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट की मदद लेकर के अपने थॉट को और एंडोर्स कर दें कि नाउ यू आर इवन मोर कॉन्फिडेंट कि यस आई शुड गो फॉर इट, तो वो एक अच्छा तरीका मेरे हिसाब से होगा। कुल मिला के पर्सनल रिजॉल्व एंड सेल्फ रियलाइजेशन, वो हमारी मदद ले या न ले, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे सर अभी तक हमने प्रोफेशनल्स की बात नहीं की, तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो कंफ्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में आके वो कोई प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, तो उनके लिए ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये कैसे हेल्प करता है? आई मीन इट्स अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पर्टिकुलर सैलरी मोड में जी रहे होते हैं, तो कैसे वो स्विच करना, मतलब कर पाते भी हैं या फिर फंसे रहते हैं उसी कंफ्यूजन में? देखिए, जो आदमी को ऐसा लगता है किसी भी प्रोफेशनल को कि यार वो गलत प्रोफेशन में आ गया है या वो वहाँ से थोड़ा सा ना मूव ऑन करना चाहता है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट उसको हेल्प करते हैं।
ये भी हो सकता है कि वो सही करियर चॉइस में है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, खुद की स्किल या कुछ प्रोफेशनल गैप है, डिफरेंट है, yes. हाँ कुछ गैप है, तो उन गैप को दूर कर लेता है तो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अदरवाइज अगर वो कोई दूसरे करियर में जाना भी चाह रहे हैं तो आजकल ऑनलाइन मेथड्स हैं जिनको वो पहले लर्न कर ले, राइट, अपनी एक प्रोफिशिएंसी बढ़ा ले, राइट। 9 to 5 आप जॉब कर रहे हैं, बट उसके बाद 5 to 9 जो है अच्छी बुक्स पढ़ें, जो बुक्स आपको मोटिवेट करेंगी कि यार कैसे आप ये सब कर सकते हैं जी। तो अगर आप एक ट्रैक रखते हैं तो साल 2 साल के अंदर अगर आपको लग रहा है कि यू आर अ मिसफिट इन अ पर्टिकुलर करियर, तो यू कैन स्विच ओवर टू समथिंग एल्स, राइट। नो डाउट कई बार आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, तो आप तुरंत ये डिसीजन नहीं ले सकते और नहीं लेना भी नहीं चाहिए। एंड इफ पॉसिबल आप एक टीम बना के लें, सो दैट आपकी रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं शेयर हो जाती है। अगर हम सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें, इवन कोचिंग की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट की बात आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट है वो फैकल्टीज़ को दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो फैकल्टीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट नहीं आता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फैकल्टी की होती है या फिर मैनेजमेंट की होती है? यहाँ पर कौन सा गैप है जो एक्चुअल में फिल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है कोचिंग्स के नहीं आते हैं? बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली कोचिंग इंडस्ट्री जो है ना एक रिजल्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो मेन कोर है वो रिजल्ट्स हैं जी। और कई बार हम देखते हैं कि एक टीचर ने अपना बेस्ट दिया, जो वो दे सकता था उसने उससे भी ज्यादा दिया जी। मैनेजमेंट ने भी एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया, राइट, अच्छी टीचर्स की टीम रखी, लेकिन बच्चे की मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये अभी हम देख रहे हैं। नो डाउट बाय डिफॉल्ट 1 to 2% ही रिजल्ट आ सकता है बेस्ट, लेकिन जहां रिजल्ट अच्छा किया जा सकता है, तो मेरे अनुभव से मुझे ये लगता है कि 2 गैप्स मैंने देखे हैं। कि एक कि बच्चों को है ना सपोर्ट करने के लिए करियर काउंसलर्स या वेलबींग काउंसलर्स, जिनको कि हम साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं जी, उसकी कैंपस में अभी भी कमी है और कई सिस्टम में तो है ही नहीं, और उनको ये लग भी नहीं रहा है कि इसकी जरूरत है, जबकि देयर इज अ डायर नीड ऑफ सच पीपल इन द कैंपस, इफ नॉट परमानेंट एटलीस्ट ऑन विजिटिंग बेसिस। ऐसा मेरा मानना है कि आपकी जो टीम है, जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास वी हैव बेस्ट ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी टीचर्स, वी शुड हैव अ करियर काउंसलर और वेलबींग काउंसलर, ओके, राइट। that is one point for the students, so that they can identify some issues with the students, they can solve them, and students जो है वो और ज्यादा इंटरनली मोटिवेटेड होके काम कर सके। ओके, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज फैकल्टीज के लिए भी, क्योंकि फैकल्टीज का भी बर्नआउट हो रहा है। यस, एग्जैक्टली। और उनके बर्नआउट की वजह से ना वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, या बच्चा प्रॉब्लम में आ रहा है, या बच्चा उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो फैकल्टी को भी एक, जिसको कहते हैं ना, ठंडी हवा के झोंके की तरह ये जो वेलबींग काउंसलर्स होते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं और जो उनके साथ उनका डिस्कशन होता है, तो टीचर में भी एक नया उत्साह आता है। और ये 2 चीजों से ना रिजल्ट्स बेटर होंगे। रिजल्ट्स अगर उतने बेटर न भी हों तो माहौल तो बेटर रहेगा जी, और आउटकम्स बेटर रहेंगे कि भाई एक अच्छे, जिसको कहते हैं ना, एनवायरनमेंट के अंदर, एक पॉजिटिव वाइब्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर टीचिंग लर्निंग चल रही है। क्योंकि this is by default a very heavy duty job, you know, to get somebody selected in the exams. तो मुझे ऐसा लगता है कि there should be well-being counselor and career counselor as a part of the coaching teams. कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया भी है और ये होगा। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CBSE की स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है कि there should be one career counselor and वेलबींग काउंसलर फॉर एवरी 500 स्टूडेंट्स। तो जब इतने बड़े नीति निदेशक जो लोगों ने सोचा है तो वो गलत नहीं होगा। तो कोचिंग इंडस्ट्रीज को चाहिए कि, या स्कूल्स और कॉलेजेस को चाहिए कि वो इसको एक भार ना समझ के, राइट, अच्छे से एग्जीक्यूट, इसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करें, फॉर्मेलिटी ना करें। सर, जैसे आप बता रहे हो कि टीचर्स जो है वो भी बर्नआउट हो जाते हैं, राइट, बट कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है, कुछ कोचिंग्स का माहौल ही खराब होता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि किसी को कोई कलीग अपना पसंद नहीं है, उसको देख के उसका बीपी चढ़ रहा है, तो जब उसको डेली ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर कैरियर काउंसलर कैसे हेल्प कर सकते हैं? कैरियर काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं? देखिए, एवरीथिंग इज हियर, ये तो फैक्ट है, और ये भी नहीं है कि हर बार हम ही सही हैं एज अ फैकल्टी या एज अ पर्सन। ओके, राइट, हमारा भी थॉट प्रोसेस गलत हो सकता है। ओके, जब वहाँ वेलबींग काउंसलर होता है जी, राइट,
तो इस तरीके के अगर वाकई में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जी, तो उनको कैसे डील करना है, हम कई बार उनको ढंग से डील नहीं कर पाते और इसलिए हम ज्यादा परेशान रहते हैं। ओके, तो इस माहौल को चेक करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होता है और फिर जो वो आपको सलाह देते हैं कि किस केस में कैसे डील करना है, तो देन यू बिकम वेरी रिलैक्स विद इट। आपको Okay. मालूम है कौन कैसे माहौल में कैसे रिएक्ट करेगा, आपको कैसे करना है। सो जी। इन दैट केस दैट टॉक्सिसिटी यू बिकम रेसिस्टेंट टू दैट ओके, एंड देन यू आर अनअफेक्टेड। और वो जैसा ही वो शुरू हो जाता है आपके लिए दिन बेटर लगने लगता है, आपको वो ऑफिस अच्छे लगने लगते हैं। और जी। कई बार अगर एचओडी के भी या कोई बॉस है जो थोड़ा टॉक्सिक है, तो अगर काउंसलर खुद चला के उसको कह देता है, मतलब वेलबींग काउंसलर, कि सर आप अपने गुस्से को गलत ढंग से वेंट आउट कर रहे हो, द वे यू आर स्क्रीमिंग एंड स्कोल्डिंग, एक्चुअली दैट इज नॉट द वे, देयर शुड बी सम चेंजेस इन द प्रोसेस एंड इट विल वर्क वंडर्स। ओके, तो मेरे ख्याल से ये टॉक्सिसिटी या ये नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं बता ही रहा हूँ कि कोचिंग इज डिमांडिंग ऑन एवरीवन। सिस्टम बन चुका यस, है। फैकल्टीज को कई बार लगता है कि इट इज वेरी इजी टू डेमोनाइज द बॉस। इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी एक बंदा है, जी, वो भी एक इंसान है, शायद वो अपने स्ट्रेस को नहीं डील कर पा रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो वेलबींग काउंसलर है काइंड ऑफ एक मीडियम का काम कर सकते हैं, यस बोथ फैकल्टीज एंड जो उनके मैनेजर्स हैं उनके लिए। यस ओके, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है सर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा उन फैकल्टीज के लिए जो एज अ यंग फैकल्टी ज्वाइन करते हैं ऑन द एफटीपी बेसिस, बट कुछ टाइम के बाद वो सेक्टर ही चेंज कर लेते हैं। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? क्या वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि कोचिंग्स खराब जगह है उनके लिए? मतलब क्या रीजंस हैं इसके मुझे लगता है 2-3 रीजंस हो सकते हैं। कई बार कुछ लोग पूरे एकेडमिक परस्यूट के हिसाब से आते हैं कि भाई हम बच्चों के साथ लगेंगे, यंग बच्चों के साथ जो उनको तकलीफें आई थी उन तकलीफों को दूर करेंगे। लेकिन यहाँ वो पाते हैं कि दे आर हेल्पलेस। ओके, उनको एलोटेड टाइम दिया गया है, उसी के अंदर उनको कंटेंट को खत्म कर देना है। देयर इज नो एकेडमिक फ्रीडम फॉर सम एकेडमिक डेलिब्रेशंस। ये है जो सिस्टम के अंदर कई बार नेगेटिविटी आ गई है, करियर इनसिक्योरिटी ऑलमोस्ट जैसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता था वैसे आजकल कॉर्पोरेट कोचिंग में हो गया है कि एवरी ईयर व्हेन द एडमिशन साइकिल कम्स दे आर अंडर अनड्यू प्रेशर। तो शायद वो कई बार उस प्रेशर को नहीं ले पाते। दूसरा, टीचिंग ओवरऑल हैज बिकम नाउ अ थैंकलेस जॉब। जी, पहले ये था कि चलो आपको मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या तारीफ नहीं मिल रही है, कम से कम बच्चा आपकी तारीफ करता था। अब वो भी नहीं है। अब बच्चे भी क्या है ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर थ्रोइंग मनी एज अ फीस, सो व्हाट इज द डील। सो दैट रेस्पेक्ट हैज आल्सो गॉन डाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे रेस्पेक्ट नहीं रख रहे हैं टीचर्स के लिए, रख रहे हैं, बट देन दे हैव बिकम वेरी सेलेक्टिव इन इट एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स दे आर नॉट दैट मच सिंसियर और रेस्पेक्टफुल टू द टीचर। तो उनको लगता है जब पैसा भी नहीं है, रेस्पेक्ट भी नहीं है, तो फिर इस फील्ड में रह के हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। एंड वो अर्ली जो एट्रिशन रेट जो हाई है, शायद उसकी वजह ये भी है। ओके, यस। तो सर आप जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो बच्चे हैं, इवन जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको कैसे अपना जो कैरियर पाथ है उसे सेलेक्ट करना है, पॉजिटिव वे में सेलेक्ट करना है और बर्नआउट नहीं होना है उन सब चीज़ों के लिए? देखिए, एज अ करियर काउंसलर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोसेस को वो करें तो सोच समझ के करें और मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर से सिर्फ एड्यूटेनमेंट से काम नहीं चलेगा। कोई भी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ सीरियस जॉब एंड इट टेक्स अ टोल। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि उन्हें बच्चे को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये परीक्षाएं आसान नहीं है। राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 1 या 2 साल में उनको नहीं क्रैक हो रहा है, सो दे शुड कम टू अस। They should go to any career counselor anywhere. They should go to their teachers. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माइंड स्प्राउट में आए, जहां उनको जिस चीज का एक्सेस हो वो मदद लें, वो फ्लैग तो करें कि दिस इज एन इशू। एंड बहुत सारे बच्चे तो बोल ही नहीं पाते और कईयों को पता नहीं है। तो जैसे आपका ये पॉडकास्ट जो हो रहा है, तो दिस इज एन इनिशिएटिव कि भाई हम ये एक थॉट लेके समाज के सामने आज आए हैं कि भाई है, आप जैसे फ्लैग करेंगे तो आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं और जो आपके अंदर बेस्ट है। सब में कुछ ना कुछ तो बेस्ट है ना। अगर हम डॉक्टर न भी बने, अगर हम IITian न भी बने, तो भी हमें बहुत सारी बेस्ट चीजें हैं जिनसे कि हम अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक नीट का एग्जाम क्लियर ना होना डजंट मेक यू कि यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर समथिंग एल्स। माइट बी यू आर नॉट गुड फॉर नीट, दैट्स इट। सो
इस तरीके से अपना प्रोसेस रखें। करियर सूटेबिलिटी टेस्ट से अपना जो है जो स्ट्रीम्स हैं वो सेलेक्ट करें। और अगर आपके पास कोई करियर हेल्प करने के लिए है तो उस बंदे को, सर्विस को यूज करें। बिकॉज एक यू टर्न जो है ना, कई बार 3-4 साल 10-15 लाख आपके खर्च करवा देता है, जबकि करियर काउंसलर की फीस कितनी होगी? 1000, 2000। अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट करा दिया तो 3000 to 5000। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट विच इज इन्वॉल्व। तो कैरियर काउंसलिंग जो है सर, बच्चों को मतलब जो उनका एजुकेशन का एक करिकुलम है उसके साथ होना चाहिए या फिर अलग से सेशन होना चाहिए? आप क्या प्रेफर करोगे? नहीं, एक सेशन अलग से ही होना चाहिए बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट। ओके। एंड इफ पॉसिबल देयर शुड बी रेगुलर सेशंस, क्योंकि हम लोग भी हमारे यहाँ जो पैकेज देते हैं उसमें ये नहीं, इट इज नॉट लाइक टच एंड गो। पहली बार में बच्चा पूरा खुल के बात भी नहीं करता है, सिर्फ एक इंटरेक्शन होता है। ओके। धीरे धीरे उसका और हमारा एक कनेक्ट डेवलप होता है और तब जाकर ना हम उनकी अच्छी हेल्प कर पाते हैं। ओके। ऐसा है। तो ये थी हमारी आज की कन्वर्सेशन विद डॉक्टर अमित बलानी सर के साथ, जो डायरेक्टर हैं माइंड स्प्राउट कैरियर हब के। होपफुली बहुत सारे बच्चों के, पेरेंट्स के या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी उनको डाउट हैं तो वो सर से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप खुद को अच्छे से जान पाते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली कन्वर्सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।